शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में गत रोज शिक्षक विधायक पद के लिए मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, जिसमें कुल 35,622 मतदाताओं में से 30,896 यानी 86.73% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक व रिकॉर्ड तोड़ मतदान है, ऐसा कहा जा रहा है। शिक्षक विधायक पद हेतु चुनाव में कुल 27 प्रत्याशी थे और अमरावती संभाग के 5 जिलों के 77 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया गत रोज पूर्ण कराई गई। इसके बाद अब कल गुरुवार पर अमरावती के विलासनगर परिसर स्थित सरकारी धान्य गोदाम में इस चुनाव की मतगणना होगी। इस हेतु संभाग के जिला मुख्यालयों से मतपेटियों को मतगणना स्थल पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही मतगणना स्थल के चारों ओर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, जहाँ पर गुरुवार की सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। यहाँ पर बुधवार को लाई जाने वाली सभी मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है और गुरुवार की सुबह 7 बजे सभी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के सामने मतपेटियों को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालकर उनकी सील खोली जाएगी, जिसके बाद 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। इस हेतु सरकारी धान्य गोदाम में तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। गुरुवार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर विलासनगर स्थित शासकीय धान्य गोदाम के चारों ओर स्थित मार्गों को आम नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इसके तहत राम लक्ष्मण संकुल से विलासनगर व सहकार नगर चौक होते हुए पाठ्य पुस्तकालय की ओर जाने वाले अप्रोच रास्तों को दोनों ओर से पूरी तरह बंद किया गया है। ऐसे में नागरिकों को अन्य पर्यायी रास्तों का प्रयोग करना होगा। गत रोज हुए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पश्चात विलासनगर स्थित सरकारी धान्य गोदाम के गोदाम क्रमांक 5 और 6 में गुरुवार 3 दिसंबर को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु मतदान की मतगणना होनी है। ऐसे में यहाँ पर बुधवार की सुबह से संभाग के 5 जिलों से मतपेटियों को लाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। इस हेतु इस स्थान की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, जिसके तहत बुधवार की सुबह बमशोधक व नाशक पथक सहित पुलिस श्वान पथक द्वारा इस पूरे परिसर की जबरदस्त जांच पड़ताल की गई। साथ ही मतगणना स्थल के आसपास कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। यहाँ के श्रमिक पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए चिखली निर्वाचन क्षेत्र की भाजपा विधायक श्वेता महाले ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को तिगाड़ी सरकार करार देते हुए विगत 1 वर्ष के दौरान सरकार किन किन मोर्चों पर असफल रही, इसका ब्यौरा पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गत वर्ष अस्तित्व में आई राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में हर मोर्चे पर नाकाम रही है और इस 1 वर्ष के दौरान राज्य में किसी भी घटक को न्याय नहीं मिला है। इस 1 वर्ष के दौरान राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने केवल पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए कामों और योजनाओं को बंद करने का ही काम किया है, जिसकी वजह से राज्य का विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके साथ ही 3 दलों वाली तिगाड़ी सरकार ने विगत 1 वर्ष के दौरान किसानों के साथ झांसेबाजी करते हुए अनुशेष का सामना कर रहे विदर्भ पर भी अन्याय किया है। इसके अलावा भाजपा विधायक श्वेता महाले ने महाविकास आघाड़ी सरकार के विभिन्न असफलताओं को लेकर भी अपने विचार रखे। कोविड रोखण्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारला आलेलं अपयश, विदर्भावरती होणारा अन्याय, महिलांवरती काय अत्याचार झाले हे आपण पाहिलं। कोविडच्या संदर्भामध्ये रुग्णांचे काय हाल झालेत, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये महिलांवरती अत्याचार झाले आणि हे सर्व अपयश हे महाविकास आघाडी सरकारचं आहे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के उस निवेदन को मान्य कर लिया गया है, जिसमें आयोग ने अमरावती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को कस्टडी से मुक्त करने की अपील की थी। अमरावती जिले के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल और उनके स्वीय सहायक सुनील भालेराव ने विगत लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित हुई नवनीत राणा के निर्वाचन के खिलाफ नागपुर हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी, जो इस समय विचाराधीन है। इस याचिका के चलते उस चुनाव के दौरान अमरावती जिले में प्रयोग में लाए गए ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को सील कर दिया गया था। गत रोज निर्वाचन आयोग की ओर से एडवोकेट नीरजा चौबे ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इन मशीनों का उपयोग अन्य चुनाव में करना है, अतः इन मशीनों को कस्टडी से मुक्त करते हुए चुनाव आयोग के सुपुर्द किया जाए ताकि इन्हें दोबारा प्रयोग में लाया जा सके। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से यह दलील भी दी गई कि ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को कस्टडी मुक्त करने से चुनावी याचिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सभी पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की अपील को मान्य कर लिया। स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने और पर्यावरण संवर्धन करने हेतु सप्ताह में एक दिन मनपा के सभी पदाधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों से कार्यालय में साइकिल से आने और ईंधन चलित वाहनों का प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया गया था, जिसे पहले सप्ताह में तो बड़े उत्साह के साथ समर्थन मिला,
लेकिन दूसरे सप्ताह से मनपा से जुड़े लोगों ने इस नो व्हीकल डे से बचने का रास्ता खोज निकाला। नो व्हीकल डे का आदेश जारी करते हुए निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने अपने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा था कि उन्हें बुधवार के दिन मनपा कार्यालय के भीतर एक भी दुपहिया या चार पहिया वाहन दिखाई नहीं देना चाहिए। तो निगमायुक्त रोडे के आदेश का सम्मान करते हुए विगत बुधवार और इस बुधवार को मनपा कार्यालय परिसर के भीतर एक भी वाहन नहीं दिखाई दिया, लेकिन मनपा के अधिकारी व कर्मचारी एक बड़ा शानदार तरीका प्रयोग में ला रहे हैं, जिसके तहत वे अपने वाहनों से ही मनपा कार्यालय तक आ रहे हैं और बुधवार के दिन राजकमल चौक के पास स्थित नेहरू मैदान में अपने वाहनों को पार्क कर देते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मनपा द्वारा शुरू किया गया नो व्हीकल डे महज एक दिखावा बनकर रह गया है, क्योंकि खुद मनपा के अधिकारी और कर्मचारी ही इस उपक्रम को पलीता लगा रहे हैं। MST CET प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अब विद्यार्थियों व अभिभावकों सहित कॉलेज संचालकों की नजरें इंजीनियरिंग की प्रवेश प्रक्रिया की ओर लग गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी सप्ताह में इस प्रवेश प्रक्रिया का टाइम टेबल घोषित हो जाएगा। इंजीनियरिंग के साथ ही टेक्नोलॉजी व फार्मेसी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु राज्य की CET सेल द्वारा प्रवेश परीक्षा ली गई थी और इस परीक्षा का परिणाम विगत 28 नवंबर को घोषित किया गया था। इस परिणाम के आधार पर ही राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार CET की परीक्षा कुछ विलंब से ली गई थी और परीक्षा के परिणाम घोषित करने में भी थोड़ा विलंब हुआ, जिसकी वजह से दिसंबर माह शुरू हो जाने के बावजूद अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और यदि अगले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया शुरू भी होती है तो इसे पूर्ण करने में पूरा दिसंबर माह लग जाएगा, जिसके बाद 15 जनवरी के आसपास प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। आगामी 1 जनवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर अमरावती नागपुर हाईवे पर स्थित सभी टोल नाकों पर केवल एक ही कैश काउंटर शुरू रखा गया है। इसके परिणाम स्वरूप इन टोल नाकों पर वाहनों की काफ़ी लंबी कतारें दिखाई दे रही है और टोल नाके को पार करने में वाहन धारकों को काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। सभी वाहनों के लिए फास्टैग पर अमल आगामी 1 जनवरी 2021 से किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बिना फास्टैग रहने वाले वाहनों को टोल नाकों पर कैश पेमेंट करने हेतु लंबे समय तक कतार में अटके रहना पड़ रहा है। अमरावती नागपुर हाईवे पर नांदगांवपेट, कारंजा व कुंडाली इन 3 स्थानों पर टोल नाके बनाए गए हैं, जहां पर एक लेन फास्टैग वाहनों के लिए है और दूसरी लेन भारी वाहनों के लिए है। इसके अलावा तीसरी लेन बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए रखी गई है, लेकिन फिलहाल बिना फास्टैग वाले वाहनों की संख्या सर्वाधिक दिखाई देती है, जिसकी वजह से सभी टोल नाकों पर बिना फास्टैग वाले लेन में वाहनों की भारी भीड़भाड़ हो जाती है और उन्हें दूसरे लेन से जाने की अनुमति नहीं रहने के चलते वाहनों की काफ़ी लंबी कतार हो जाती है। ऐसे में अमरावती से आपात स्थिति वाले मरीजों को नागपुर ले जाने वाले वाहनों को भी टोल नाके पर लगने वाले जाम में फंसकर रहना पड़ता है। साथ ही आम नागरिकों को भी इन टोल नाकों पर इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने पिछले सत्र की अंक पत्रिका अप्राप्त रहने वाले विद्यार्थियों के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम रोक दिए हैं, जिसकी वजह से विगत 2-3 दिनों से पिछले सत्र की अंक पत्रिका जमा करने हेतु विद्यापीठ में विद्यार्थियों की जबरदस्त भीड़भाड़ देखी जा रही है। साथ ही उनमें सर्वाधिक गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि महाविद्यालय में जमा कराए जाने के बावजूद उनकी अंक पत्रिकाएं विद्यापीठ में नहीं पहुंचाएगी। कई विद्यार्थियों का कहना रहा कि इस मामले में पूरी गलती उनके महाविद्यालयों की है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और उनका पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी अटक गया है। इस मामले में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर विद्यापीठ के परीक्षा व मूल्यांकन मंडल संचालक डॉक्टर हेमंत देशमुख ने बताया कि पिछले सत्र की अंक पत्रिका जमा हुए बिना अंतिम सत्र के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। इन अंक पत्रिकाओं को महाविद्यालयों द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित था, लेकिन कई महाविद्यालय ऐसा करने में नाकाम रहे। वहीं अब कई विद्यार्थी खुद अंक पत्रिकाएं लाकर दे रहे हैं, जिनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। विगत रविवार को स्थानीय न्यू प्रभात कॉलोनी परिसर निवासी चौहान परिवार के घर से महज 1.5 माह की आयु वाला धैर्य परमार नामक नवजात बच्चा अकस्मात गायब हो गया था, जिसकी लाश दूसरे दिन सोमवार की सुबह घर के आंगन में स्थित कुएं से ही बरामद हुई थी। जिसके बारे में पता चला कि इस बच्चे को रविवार की दोपहर जिंदा ही कुएं के पानी में फेंक दिया गया था और फेफड़ों में पानी घुस जाने की वजह से बच्चे ने कुएं में दम तोड़ दिया था। इस घटना को घटित व उजागर हुए अब करीब 72 घंटों का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अब तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर इस जघन्य वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। बल्कि पुलिस द्वारा बार बार एक ही दावा किया जा रहा है कि आरोपी उनकी नज़र में आ चुका है और पुलिस केवल किसी पुख्ता व महत्वपूर्ण सुराग के मिलने का इंतजार कर रही है। यह सुराग मिलते ही आरोपी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर शहर में धैर्य परमार के अपहरण और हत्या की वारदात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ इस समय पंजाब व हरियाणा से हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन को अपना समर्थन घोषित करते हुए महाराष्ट्र के शालेय शिक्षा व जल संपदा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने घोषणा की है वे आगामी 4 दिसंबर को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि गुरुकुंज मोजरी से दोपहिया रैली निकालते हुए हजारों किसानों के साथ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने हेतु नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जिले में बुधवार 2 नवंबर को कोरोना के 76 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,998 पर जा पहुंची। वहीं बुधवार को
36 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 17,120 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 247 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 85 और ग्रामीण क्षेत्र में 167 असिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 499 है। बुधवार को कोरोना संक्रमण के चलते किसी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि जिले में अब तक कुल 379 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। नेपाल से मजदूरों को लेकर चेन्नई की ओर जा रही एक निजी लग्जरी बस यवतमाल जिले के पांडरकौड़ा के पास राज्य महामार्ग पर खड़े कंटेनर से जा भिड़ी। इस भीषण हादसे में बस के चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य कई यात्री इस दुर्घटना में घायल हो गए। यह हादसा बुधवार की सुबह 10 बजे घटित हुआ। सभी घायलों को पांडरकौड़ा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक घायल की हालत गंभीर रहने के चलते उसे यवतमाल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार प्रसारित किए जाने तक मृतकों व घायलों के नाम पता नहीं चल पाए। यवतमाल के पलसवाड़ी कैंप स्थित जिला परिषद पदाधिकारियों के बंगले के पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति की खोपड़ी पड़ी रहने की जानकारी यवतमाल शहर पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और एक आत्महत्या के मामले का पता चला। जानकारी के मुताबिक दारवा रोड स्थित विशाल लॉज के पीछे स्थित पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुनील घन बहादुर नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई और उसका शव वहीं लटका रहकर सड़ने लगा। साथ ही शरीर का अधिकांश हिस्सा गलकर नीचे भी गिर पड़ा, जिसे कुत्तों ने खाना शुरू कर दिया। संभवतः फांसी के फंदे पर लटके रहने की वजह से सुनील के गर्दन का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसे वहाँ घूमने वाले कुत्ते अपने मुँह में दबाकर पलसवाड़ी कैंप परिसर तक ले गए, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। और जब पुलिस वहाँ पर अपने श्वान पथक के साथ पहुँची तो पुलिस का श्वान दारवा रोड स्थित विशाल लॉज के पिछले हिस्से तक पहुंचा, जहां पर विशाल का सड़ा गला शव और उसके कपड़े बरामद किए गए। इस वजह से इस आत्महत्या के मामले का खुलासा हुआ। यवतमाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जूना बस स्टैंड परिसर स्थित किराना दुकान के गले में रखे 40,000 रुपये की नगद रकम पर अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर दिया। वलगांव में रहने वाले गजानन कड़ू की गाँव में दुकान है। मंगलवार की दोपहर दुकान में काम करने वाले नौकर भोजन करने के लिए घर गए थे और गजानन खड़ू अपनी दुकान में अकेले थे। इसी समय एक अज्ञात आरोपी दुकान में सामान खरीदने आया और गजानन खड़ू जब सामान लेने के लिए भीतर गए तो अज्ञात व्यक्ति ने गले में रखे 40,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में घूमने वाले 2 तड़ीपार व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बठिंडा पुलिस ने नई बस्ती के मोदी अस्पताल परिसर में घूम रहे राजेश चौधरी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई फ्रेजरपुरा पुलिस के डीबी स्क्वाड ने करते हुए मंगलवार की रात 9 बजे के करीब महादेव खोरी के हनुमान मंदिर परिसर में घूम रहे ब्रजेश उर्फ विजय गुप्ता को पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा। इन दोनों आरोपियों को अमरावती शहर से तड़ीपार किया गया था। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने 1 दिसंबर को सरमसपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अचलपुर के अब्बासपुरा में रहने वाले अजय चौहान के पास से चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपी ने बताया कि उसने चोरी की मोटरसाइकिल अपने साथी के साथ रायपुरा से चुरा कर लाई थी। भातकुली तहसील अंतर्गत निम्बा गाँव में रहने वाले 30 वर्षीय विवाहित युवक रेवाचंद मासूलकर ने शराब के नशे में 1 दिसंबर की दोपहर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि रेवाचंद मासूलकर का करीब 2 माह पहले अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था और उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। पत्नी के मायके चले जाने के बाद रेवाचंद ने लगातार शराब पीनी शुरू कर दी थी और शराब के नशे में ही 1 दिसंबर की दोपहर अपने घर के पंखे को रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकोला के लखड़गंज परिसर में अकोला पुलिस के विशेष दल ने मनोज बालोदे के घर पर छापामार कार्रवाई करते हुए उसके घर से 35 बोरियों में भरी हुई भांग बरामद की। इस भांग की कीमत 2,13,575 रुपये बताई गई है। शहर के यास्मीन नगर झोपड़पट्टी के खुले मैदान पर वर्ली मटका चलाने वाले 3 लोगों को नागपुर गेट पुलिस थाने ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 1 दिसंबर की रात 8 बजे के करीब की गई। पुलिस ने अकबर नगर परिसर में रहने वाले शेख इनायत, शेख रशीद, कलंदर हॉल के पास रहने वाले शेख सत्तार, शेख गफ्फार और हमालपुरा के सुधाकर कुंभलकर को वर्ली मटका चलाते पकड़ा और उनके पास से वर्ली मटका की चिट्ठियों से 4,400 रुपये नगद भी बरामद किए। शहर में पिछले कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरियों की वारदातें काफ़ी तेजी से घटित हो रही हैं। दिसंबर माह की शुरुआत में ही चोरों ने मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है और मंगलवार को बडनेरा, गाड़गेनगर, नांदगांव पेट, राजापेट व सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र से 5 अलग-अलग जगहों से मोटरसाइकिल चुराई गई। 5 पुलिस थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें दर्ज की गई। शहर में चेन स्नैचिंग व अन्य अपराध इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें बगैर नंबर प्लेट एवं फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को संबंधित वाहन धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर शहर यातायात पुलिस द्वारा बिना नंबर प्लेट व फैंसी नंबर प्लेट वाले 44 वाहनों को डिटेन करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर यातायात पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपने वाहनों पर अंग्रेजी के स्पष्ट अक्षरों व अंकों में नंबर प्लेट लगाएं। यदि किसी भी वाहन पर फैंसी नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर प्लेट दिखाई देती है तो संबंधित वाहन चालक व मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।
कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।